चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लास्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, वो देखते हैं। दैट इज हिस्टेरिसिस कर्व। होता क्या है हिस्टेरिसिस कर्व, और बाकी सारी चीजें वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो सबको स्लाइड्स दिख रहे हैं? सबको स्लाइड दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके, चलिए प्रोसीड करते हैं फर्दर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम लोग को लास्ट टॉपिक जो है वो है हिस्टेरिसिस कर्व। होता क्या है वो चीज हम लोग देखते हैं। देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आई बताई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। याद रखना, इंटेंसिटी डेंसिटी दो अलग अलग क्वांटिटीज है, दोनों एक चीज नहीं है। जैसे वहां पे मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई आता था, दूसरा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आता था। सेम चीज यहाँ पे भी दो अलग अलग क्वांटिटीज मिलेंगी। एक एच आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच, और दूसरा आएगा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दैट इज बी। उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग एक कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। यहाँ पे जो कर्व आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, दो, एक स्टील के लिए बना हुआ है और एक आपका आयरन के लिए बना हुआ है। तो इस टाइप का जो कर्व आता है, इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। ठीक है, now the relation between magnetic field strength and magnetic density will follow a curve to a point where further increases in magnetic field strength will result in no further change in flux density. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप जैसे जैसे H की वैल्यू बढ़ाते हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ाते हो, याद करो B इक्वल्स टू लास्ट क्लास जो बताया था, वो बताया था B इक्वल्स टू म्यू एच, है ना? तो B इक्वल्स टू म्यू एच है। तो इस H की वैल्यू क्या होती है? H की वैल्यू होती है Ni यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू I इज करंट। ठीक है, तो अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू बढ़ाने पे H की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, और H की वैल्यू बढ़ाओगे तो B की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा। करंट एक लिमिट आएगा, एक पॉइंट आएगा जिसके बाद I की वैल्यू आप कितनी भी बढ़ा लो तो हमें B की वैल्यू उतनी ही मिल रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही मिल रहा होगा, क्योंकि लास्ट में जब वो मैग्नेट बन ही चुका होगा, अब उसका स्ट्रेंथ एक फाइनल पॉइंट तक ही इंक्रीज होगा। इसके बाद उसका मैग्नेटाइज जो होता है, जो उसके जितने भी एटम्स हैं सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं, तो उसके बाद तो कोई अलाइनमेंट बढ़ेगा नहीं। इस वजह से आप I को कितना भी बढ़ा लो, H बढ़ जाएगा और एक लिमिट तक बढ़े, और उस लिमिट के बाद वो कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और इस रिलेशनशिप को जो हम लोग बनाएंगे इसी को बोलेंगे हिस्टेरिसिस कर्व। और जिस पॉइंट पे हमारा आगे का कोई चेंजेस नहीं आएगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपका मैग्नेटिक सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन यहाँ पे टिल पॉइंट ए। अब ये पॉइंट ए कौन सा है? पॉइंट ए यहाँ पे। ठीक है, दिस वन इज पॉइंट ए, ये स्टील का है, और ये पॉइंट ए है किसका? सॉफ्ट आयरन का। यहाँ से हम लोग इसको भी मैच कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। ये पॉइंट ए है, और इसी पॉइंट ए को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद कितना भी बढ़ा लो मैग्नेटिक फील्ड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए को बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, द प्लॉटेड रिलेशनशिप विल फॉलो डिफरेंट कर्व बैक टुवर्ड्स जीरो field strength, at which point it will be offset from the original curve by an amount called remnant flux density or retentivity as shown in graph at point B. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब आप H की वैल्यू डिक्रीज करो, अब आप करंट की वैल्यू डिक्रीज करो, यानी कि H की वैल्यू डिक्रीज करो, तो एक पार्ट
ऐसा आएगा जब करंट जीरो भी कर दो। यहाँ पे देखो करंट क्या हो गया, इस पार्ट पे ध्यान से इस चीजों को समझना, इस पार्ट पे करंट जीरो हो गया। करंट जीरो यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। लेकिन फिर भी जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो डेंसिटी जीरो नहीं हुआ। अब बोलोगे सर डेंसिटी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अंदर का मटेरियल रहता है, बीट आयरन बीट स्टील, ठीक है, उसके सारे डोमेन्स अलाइन हो चुके होते हैं एक डायरेक्शन में। डोमेन्स यानी एटम्स, जो एटम्स लास्ट क्लास समझाया था डोमेन के बारे में, ठीक है, तो वो सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो करंट हटाने के बावजूद वो एक डायरेक्शन में थोड़ी देर तक अलाइन रहते ही हैं। तो वो जो डोमेन्स है उसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आयरन खुद ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। आयरन खुद ही सारा डोमेन्स आपका एक साइड अरेंज हो गया। आवाज आ रहा है, म्यूट करें। एक डोमेन स्टार्ट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है जीरो नहीं होती। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गया, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है वो जीरो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि याद करो B इक्वल्स टू, एक चीज आपने देखा था कि B इक्वल्स टू बी नॉट प्लस BM हो जाता था। याद कीजिए, लास्ट क्लास में बताया था। B नॉट था सोलिनॉइड की वजह से, और जो BM था वो था मटेरियल की वजह से। तो अगर B नॉट जीरो हो भी गया, B नॉट यानी कि आपका म्यू नॉट H जीरो हो भी गया, तो B नॉट जीरो हो जाएगा, ये B नॉट जीरो हो जाएगा, लेकिन BM जीरो नहीं होगा। तो इसी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को जीरो कर भी दोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। और उस टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेमेनेंस, ठीक है, या फिर रिटेंटिविटी, ठीक है। ये फिनोमेनन को ही हम लोग बोलते हैं रेमेनेंस, द फिनोमेनन इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी does not become zero even when magnetic field intensity becomes zero is known as रेमेनेंस। और ये जितना बच जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग बोलेंगे रिटेंटिविटी, ठीक है। ये देखो O से D, यहाँ पे O से गया A से गया B, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते गए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करंट बढ़ाते गए, करंट बढ़ाते बढ़ाते क्या होते गया, करंट बढ़ाते बढ़ाते क्या होते गया, ये पहुंच गया ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया। इसके बाद करंट कितना भी बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ रहा है। तो अब हम लोग क्या किए, करंट को घटाना शुरू किए। करंट घटाना शुरू किए तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटना शुरू किया हुआ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड घटना शुरू हुआ, करंट जीरो भी कर दिए, तब भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं हुई। और इस टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं रेमेनेंस। ये फिनोमेनन को बोलते हैं रेमेनेंस। और ये जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी O से B तक की वैल्यू, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी या फिर रेमेनेंट फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। आवाज कट रहा है, बाकी लोगों को आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है। उज्जवल आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है फिर। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद जो ग्राफ होगा, देखो ये ग्राफ को मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, एक एक पार्ट को ब्रेक कर रहा हूँ, समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, अभी क्या हुआ, करंट हमने जीरो कर दिया। अब उसी मटेरियल से करंट हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में करंट का क्या मतलब है, नेगेटिव करंट, ठीक है। 5 एम्पियर पहले एक्स एक्सिस में जा रहा था, तो अभी जीरो कर दिए और जीरो से अपोजिट डायरेक्शन में भेजिए, तो -5 एम्पियर आपका वापस दूसरे डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो माइनस करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और करंट घटा माइनस डायरेक्शन में भेजना शुरू किए, तो मैग्नेटिक फील्ड घटना शुरू हुआ। मैग्नेटिक फील्ड घटना फिर से शुरू हुई। घटते 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 क्या हुआ, यहाँ पे पहुंच गया C पे। अब करंट का अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा एक वैल्यू मिला, ठीक है, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में, करंट बोलो या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H क्या होता था, N इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई, दैट इज करंट, ठीक है। तो करंट कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी H भी कम होगा। और B से कहाँ पहुंच गए, C पे पहुंच गए। जब C पे पहुंचे तो मैग्नेट
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू यानी बी की वैल्यू, देखो सी पे ध्यान से देखो, बी की वैल्यू 0 हो चुकी है, लेकिन एच की वैल्यू क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख के बताओ तो, जब सी पे पहुंचे तो एच की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। बाकी लोग नेगेटिव। क्या? नेगेटिव ही होगा। एग्जैक्टली। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और इसी नेगेटिव वैल्यू को, ये जो हम लोगों को वैल्यू आ रही है नेगेटिव वाली, ठीक है, तो इस नेगेटिव वैल्यू ये जो हम लोग को दिखा, इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं कोएर्सिविटी, ठीक है, ये वैल्यू जो आती है उसको कोएर्सिविटी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ओ से सी का। क्यों? क्योंकि नेगेटिव करंट के लिए, करंट अपोजिट डायरेक्शन के करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ है, तो इस टाइम जो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा एच की वैल्यू, वो एच की वैल्यू कहा जाएगा कि वो कोएर्सिविटी है। याद रखना, बी की वैल्यू को रिटेंटिविटी बोलते हैं, एच की वैल्यू को कोएर्सिविटी बोलते हैं। कब? जब बी की, देखो दो तरीके से होता है एक्चुअली ऊपर का भी जो ओ से बी है ये भी रिटेंटिविटी है, जो ओ से ई है ये भी रिटेंटिविटी है, जो ओ से सी है ये भी कोएर्सिविटी है, और ओ से एफ है ये भी कोएर्सिविटी है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से एक बार लिख रहा हूं, इसको सब ध्यान से देखना। देखो क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे H की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो B का वैल्यू 0 नहीं होगा। कहाँ पे? पॉइंट B पे B का वैल्यू 0 नहीं है। ऐसे हम लोगों को दो पॉइंट मिलेंगे, देखो एक पॉइंट B मिलेगा, एक पॉइंट B मिलेगा, और नीचे देखो E भी मिलेगा, है ना। देखो B और E, यहाँ H की वैल्यू 0 है मगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव, है ना, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो ये जो पॉइंट बी और ई मिला, ये पॉइंट ऑफ रेमेनेंस कहलाएगा, पॉइंट ऑफ रेमेनेंस। और जो इसकी वैल्यू मिलेगी, जो बी की वैल्यू होगी ओ से बी, ओ से बी की वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या फिर ओ से ई की वैल्यू, इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी, ठीक है, ये राइट। अब जो दूसरा केस मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? देखो सी और एफ पे, ध्यान से देखना इस ग्राफ को, कहाँ मिलेगा? सी और एफ पे। सी पे और एफ पे बी की वैल्यू 0 है, जस्ट अपोजिट, बी की वैल्यू 0, मगर एच की वैल्यू 0 नहीं है। सर नेमिंग कर दीजिए सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या? ABC सर नेमिंग कर दीजिए सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नेमिंग तो है जी, ये क्या है? बहुत छोटा नेमिंग है सर। अच्छा बहुत छोटा नेमिंग, चलो ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। अभी क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे बी और ई पे, अब देखो बी आ गया ई आ गया, यहाँ पे एच की वैल्यू 0 है लेकिन बी की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ओ से बी का, ओ से बी और ओ से ई, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रिटेंटिविटी। लेकिन जो सेकेंड केस होगा सी और एफ का, देखो यहाँ पे सी और यहाँ पे एफ, तो सी और एफ पे बी की वैल्यू 0 है, ध्यान से देखो बी की वैल्यू 0 है सी और एफ पे, लेकिन एच की वैल्यू 0 नहीं है। एक बार एच की वैल्यू पॉजिटिव आई और एक बार एच की वैल्यू नेगेटिव आई। तो इस केस में जो वैल्यू होगा ओ से सी और दूसरा ओ से एफ, ये किसका वैल्यू होगा? एच का। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोएर्सिविटी, ठीक है, कोएर्सिव। अभी सब लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन मत लो, अभी मैं सिर्फ ग्राफ समझा रहा हूँ। कोएर्सिविटी, ठीक है। देखो तो यहाँ से हम लोग ए से बी पहुंच गए, बी से सी पहुंच गए नेगेटिव साइड। अभी सी से वापस डी जाएंगे, सी से फिर घटाना, करंट घटाना शुरू करेंगे, एच की वैल्यू घटाना शुरू करेंगे। देखो तो एच की वैल्यू नेगेटिव हो रही है इधर, तो एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटना शुरू हो गई है, जो बी की वैल्यू घटना शुरू हुई। घटते 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 कहाँ पे पहुंचेंगे? डी पे, ये डी पॉइंट है हमारा। और ये डी पॉइंट क्या होता है? फिर से ये सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है।
इसके बाद डी पॉइंट के पहुंचने के बाद आप अगर करंट बढ़ाओगे भी, एच बढ़ाओगे भी, तो भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो सैचुरेशन पॉइंट है, उससे ज़्यादा डोमेन अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो ही नहीं सकता, सारा डोमेन अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो चुका है, तो इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगा। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेशन पॉइंट। फिर क्या करेंगे? फिर से करंट को वापस दोबारा दूसरे डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे करंट, यानी करंट को फिर बढ़ाना शुरू करेंगे। तो देखो अब यहाँ से पीछे जाएंगे तो करंट बढ़ना शुरू होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ना शुरू होगा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि पहले अपोजिट डायरेक्शन में था ना, अब अपोजिट डायरेक्शन में फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू किया और वो पहुंच गया करंट जीरो। करंट जीरो पहुंचने पे कहाँ हो गए? ई पे आ गए। करंट जीरो यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो यानी एच जीरो। देखो यहाँ पे जब ई पॉइंट पे पहुंचे, ये वाला पॉइंट पे, तो ई पॉइंट पे एच की वैल्यू जीरो हो चुकी है, लेकिन बी की वैल्यू जीरो नहीं हुई है। किसके वजह से? मटेरियल की वजह से। मटेरियल का अपना कुछ अलाइनमेंट होता है, डोमेन, डोमेन अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो चुका है, और उस डोमेन की वजह से, एटम्स की वजह से हमारा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बी की वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है, जीरो नहीं हुई। तो इसी टाइम फिर से हमारा OE का वैल्यू होगा, वो होगा रिटेंटिविटी, ठीक है। फिर सेम फिनोमिनन को फिर वही काम करेंगे, करंट को बढ़ाना शुरू करेंगे, तो करंट को बढ़ाना अपोजिट डायरेक्शन में शुरू करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटना शुरू होगा, घटते घटते एफ पे पहुंचेगा। जब एफ पे पहुंचा तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फिर से जीरो, लेकिन एच की वैल्यू तो बढ़ चुकी है, एच की वैल्यू जीरो नहीं है एफ पे, तो एच की वैल्यू जीरो नहीं हुई, तो ये जो ओ एफ की वैल्यू होगी इसको हम लोग बोलेंगे कोइर्सिविटी, ठीक है। और सेम फिनोमिनन आपका रिपीट होता जाएगा, फिर एफ से वही वापस से वाला फिनोमिनन, तो ये फिनोमिनन पूरा रिपीट होता जाएगा, तो ये हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस ग्राफ को बनाने का प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो एक बार नहीं ग्राफ नहीं बनता है, ठीक है, बहुत दिक्कत होता है। तो ये ऐसा हमारा ग्राफ बन जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये पॉइंट सारे ग्राफ का सारा पॉइंट A B C D E F सबको क्लियर हो गया? जिनको क्लियर हुआ पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करके यस क्लिक करें, और जिनको क्लियर नहीं हुआ यू कैन आस्क योर डाउट्स, अभी तुरंत बोलिए, फिर आगे हम लोग इसके बढ़ेंगे। कोई एक ऐसा पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ? सबने यस नहीं किया है? जिनको डाउट्स है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, फिर सारे हाँ बंटी बोलिए। बी सर। बी पॉइंट पे देखोगे, बी और ई, देखो बी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं हुआ है, एच की वैल्यू जीरो कर दी। देखो इस पॉइंट पे देखोगे वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होता था? जीरो। तो ये पॉइंट जो है बी, ये वाई एक्सिस पे, तो एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एच की वैल्यू जीरो हो गई, बट बी की वैल्यू जीरो नहीं हुई। जब जीरो नहीं होगी इसी टाइम क्या होगा? रिटेंटिविटी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बच जाएगा। और सेम केस ई पे भी एच की वैल्यू जीरो, करंट की वैल्यू जीरो हो चुकी है, लेकिन ई की वैल्यू जीरो नहीं हुई है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं हुई, वो नेगेटिव है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बच जाएगा उसी को बोलेंगे रिटेंटिविटी। अभी क्लियर? शीतल आपका भी क्लियर अभी? यस सर। बंटी आपका क्लियर हुआ? यस सर। चलो ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग आगे लिखते जाते हैं, क्या जो था वो सारी चीजें। देखो इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो द थिकनेस इन द मिडिल डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ हिस्टेरिसिस रिलेटेड टू द कोएर्सिविटी ऑफ द मटेरियल एज फ्रॉम C to O। जो मैंने अभी बताया था कि O से C का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएर्सिविटी बोलते हैं, ठीक है।
हिस्टेरिसिस क्या होता है सर? ये रिलेशन को हिस्टेरिसिस बोलते हैं। ये जो रिलेशन बन रहा है ना, ये कर्व, द रिलेशन बिटवीन बी एंड एच इज नोन एज हिस्टेरिसिस। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे यही तो बताया, पहले तो यही लिखवाया नालायक। ये क्या लिखवाया है? हिस्टेरिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या होता है, जो हिस्टेरिसिस कर्व होता है सॉफ्ट आयरन का, ठीक है, और स्टील का, हम लोगों को कंपेयर करने होते हैं। 3 मार्क्स, कंपेयर द हिस्टेरिसिस कर्व ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। ठीक है, ये देखो 2 कर्व दिख रहे हैं। अब 2 कर्व में आप लोग बताओगे जरा सा कि ये जो वैल्यू थी इसको अभी हम लोग क्या बोलते थे, अभी जस्ट बताया था। ठीक है, ध्यान से मेरे को खुद बताओ, ये ओसी क्या कहलाता था? ओसी क्या कहलाता था? रेसिस्टिविटी। कोएर्सिविटी। ओसी कहलाता था कोएर्सिविटी। ठीक है, तो बताओ तो स्टील का कोएर्सिविटी ज्यादा है या आयरन का ज्यादा है? स्टील का सर। स्टील का। ठीक है, स्टील सर, स्टील। और प्लस इसमें सही से बना हुआ नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ा सा और ऊपर जाता है। होता क्या है ना कि यहाँ पे इसमें आपको स्टील का कोएर्सिविटी तो ज्यादा दिख रहा है, मगर ये आयरन का रिटेंटिविटी ज्यादा नहीं होता। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो रिटेंटिविटी जो होती है आयरन की, सॉफ्ट आयरन की, वो ज्यादा होता है रिटेंटिविटी ऑफ स्टील। और रिटेंटिविटी का क्या मतलब हुआ? रिटेंटिविटी का मतलब हो गया जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बच जाता था, बी की जो वैल्यू बच जाती थी। तो रिटेंटिविटी किसका ज्यादा होता है? सॉफ्ट आयरन का। ठीक है, यहाँ सही से बना नहीं है एक्चुअली, ये ग्राफ जो जाना चाहिए था ना वो थोड़ा और ऊपर से जाना चाहिए था, ऐसा, ये ऐसा ग्राफ जाता है। ठीक है, जिससे इसका जो वैल्यू है रिटेंटिविटी का, सॉफ्ट आयरन का जो रिटेंटिविटी का वैल्यू होता है ना, वो ज्यादा होता है किससे? रिटेंटिविटी ऑफ स्टील। रिटेंटिविटी का क्या मतलब? जो मैग्नेटिज्म बच गया, जो मैग्नेटिक फील्ड बच गया। अब सोचो कि जिसका मैग्नेटिक फील्ड बच गया, यानी कि अगर हम लोगों को मैग्नेट बनाना है तो हम लोग करंट हटा भी देंगे तो भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। कौन? सॉफ्ट आयरन, क्योंकि उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए सॉफ्ट आयरन जो होता है वो मोर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। किससे? स्टील से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कोएर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, ये तो बताया ही, यहाँ से देख के भी लग रहा होगा कोएर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन जो है वो लेस देन कोएर्सिविटी ऑफ क्या है? स्टील है। Hence soft iron loses its magnetism more rapidly than steel does. मतलब कि सॉफ्ट आयरन को बहुत कम करंट में ही अपना मैग्नेटिज्म खो देगा, लेकिन स्टील को अपना मैग्नेटिज्म खोने के लिए ज्यादा करंट चाहिए। ठीक है, भले ही स्टील कम मैग्नेटाइज हुआ है। देखो मैं फिर से यहाँ से दोनों कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी से कैसे हम लोग स्टील और आयरन को कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। रिटेंटिविटी जो है वो सॉफ्ट आयरन का ज्यादा है, यानी सॉफ्ट आयरन ज्यादा जल्दी ज्यादा मैग्नेटाइज होगा कंपैरिजन टू स्टील। स्टील जो है वो कम मैग्नेटाइज होगा, लेकिन कोएर्सिविटी जो है वो सॉफ्ट आयरन का कम है कंपैरिजन टू स्टील। ठीक है, तो क्या सॉफ्ट आयरन लेट से डिमैग्नेटाइज होगा, सॉरी सॉफ्ट आयरन जल्दी डिमैग्नेटाइज होगा और स्टील को डिमैग्नेटाइज होने में टाइम लगेगा। ठीक है, मैग्नेटाइज ज्यादा कौन हुआ? सॉफ्ट आयरन हुआ, लेकिन डीमैग्नेटाइज जल्दी कौन होगा? वो भी सॉफ्ट आयरन ही होगा, क्योंकि उसकी कोएर्सिविटी कम होती है। क्या ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है? ऐसा बाकी लोगों को, जिन लोगों को क्लियर है इस पे क्लिक करके यस करें। ठीक है, मैं अपना बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं ध्यान से। आयरन है, स्टील है, ज्यादा मैग्नेटाइज कौन होगा? तो सॉफ्ट आयरन ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, क्योंकि उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होती है। आयरन है, स्टील है, जल्दी कौन डिमैग्नेटाइज होगा? तो जल्दी भी सॉफ्ट आयरन ही डिमैग्नेटाइज होगा,
क्यों? क्योंकि उसकी कोएर्सिविटी कम होती है। ठीक है, ये चीज हम लोगों का था। चलिए नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, ये तो ये ग्राफ तो बताया ही। नाउ स्टार्टिंग में क्या है, जो मटेरियल है हमारा अनमैग्नेटाइज है इनिशियली, ठीक है, वी प्लेस इट इन ए सोलेनॉइड। जो मटेरियल आयरन लो या स्टील लो, उसको हम सोलेनॉइड के अंदर डाल देते हैं। सारा मैं समझा चुका हूँ, बस जो समझाया है उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, इंग्लिश में बस समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको कंपेरिजन करने आता है। एंड इंक्रीज द करंट थ्रू सोलेनॉइड, मतलब हमने यहाँ पे डाला मटेरियल, मटेरियल से करंट बढ़ाएंगे, करंट बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, और बढ़ाने पे क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ द मटेरियल राइजेस एंड सैचुरेट्स एज डिपिक्टेड इन द कर्व ओए। जो भी समझाया कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ते 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 सैचुरेट हो जाएगा, कहाँ पे, ए। नेक्स्ट, this behavior represent the alignment and merger of domains until no further enhancement is possible। मतलब सारे के सारे जो डोमेन्स होते हैं, सारे एटम्स होते हैं, वो एक साइड में अलाइन हो जाते हैं, तब तक होगा जब तक कि वो फर्दर एनहांसमेंट पॉसिबल नहीं है। सब डोमेन्स एक साइड में हो जाएंगे, वो सैचुरेशन पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, इट इज पॉइंटलेस टू इंक्रीज करंट एंड हेंस मैग्नेटिक इंटेंसिटी बियॉन्ड दिस। तो इसके बाद आप बढ़ाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताया था कि फिर क्या करते हैं, करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वी डिक्रीज एच की वैल्यू डिक्रीज करते हैं एंड रिड्यूस इट टू जीरो, जो बताया h इक्वल टू जीरो और b इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बाद घटा करके कहाँ पहुंचेंगे, देखो करंट घटाएंगे, घटाते घटाते पहुंच जाएंगे b पे। ठीक है, देखो जहाँ पे भी रेड कलर डॉट दिख रहा है वो पॉइंट b है। इस पॉइंट b पे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा जीरो, b हो जाएगा नॉट जीरो। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व ए बी। ये कहाँ से आएगा, कर्व ए बी से, ये ए बी जो है इस जगह। एंड द वैल्यू ऑफ बी एट एच इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रिटेंटिविटी और रेमेनेंस। जो अभी समझाया कि ये जो वैल्यू होगी ओ बी की, मैग्नेटिक फील्ड की, इसी को क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी या फिर रेमेनेंस। नेक्स्ट क्या, इसके बाद ये देखो, इट इज ऑफन नॉट लीनियर एंड इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ द सैंपल। मतलब ये लीनियर नहीं होता, कर्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, द रिलेशन बिटवीन बी एंड एच इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज कॉम्प्लेक्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का बी और एच का रिलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो इस तरह का सेम बनना है, ठीक है, at h equals to 0 b is not equal to 0। this is represented by the curve ab। the अच्छा ये मैंने फिर से डाल दिया, इसको हटाना पड़ेगा। वही सेम चीज है जो रिटेंटिविटी बताया था। ठीक है, now the domains are not completely randomized even though the external driving field has been removed। मतलब कि जब h हट भी गया है तो भी अभी तक b हटा नहीं है, क्योंकि जो डोमेन्स थे, एटम्स थे, वो रैंडमाइज नहीं हुआ, इधर उधर नहीं हुए, अभी भी किसी ना सिमिलर डायरेक्शन में मूव कर, वो किसी सिमिलर डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं है। नेक्स्ट, द करंट इन सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड एंड स्लोली इंक्रीज। मतलब रिवर्स किया, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएं और अपोजिट डायरेक्शन में करंट को बढ़ाएंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट को बढ़ाएंगे तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, बी से सी। ठीक है, certain domains are flipped until the net field inside stands nullified। मतलब कि नेट फील्ड अब हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखो सी पे पहुंचे तो बी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। द वैल्यू ऑफ एच एट सी इज कॉल्ड कोहेसिविटी। जो आपको बताया, सी की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिविटी बोलते हैं, जो ओ सी की वैल्यू है। ठीक है, ये ग्राफ कहाँ से कहा, बी से सी रिप्रेजेंट हो रहा है। सेम चीज करेंगे, अब क्या करेंगे, इस h के लिए फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ h b इज नॉट यूनिक बट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सैंपल। मतलब कि पहले कैसा मटेरियल वो था, उस चीज पे ये डिपेंड करेगा कि h और b का रिलेशन कैसा होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, द कर्व cd डिपिक्ट्स दिस। c से d का वैल्यू जो है वो शो कर रहे हैं। सैचुरेटेड, यहाँ पे c से d जब जाएंगे, करंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो फिर से क्या होगा, करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ता जाएगा कब तक, एक सैचुरेशन पॉइंट तक। उसके बाद करंट बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जब सारे डोमेन एक तरफ अलाइन हो गए
अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ ना बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सा शो करेगा आपका सी से डी। अब वापस से फिर से क्या करेंगे, फिर से करंट की वैल्यू हम लोग घटाना शुरू करेंगे। नेक्स्ट द करंट इज रिड्यूस्ड, कौन सा कर्व, डी से ई, कर्व डी ई, एंड रिवर्स्ड कर्व ई ए, फिर से यहाँ से जो रिवर्स करेंगे ई से ए, तो वो सेम चीजें शो करती है जो ऊपर वाला शो हुआ था। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया बस उसी को इंग्लिश में लिखा है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। इस पूरे फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, द वर्ड हिस्टेरिसिस मीन्स लैगिंग बिहाइंड एंड नॉट हिस्ट्री। ठीक है, लैगिंग बिहाइंड, हिस्टेरिसिस को हिस्ट्री से रिलेट मत कीजिएगा, इसीलिए ये लिख भी दिया है यहाँ पे साइड में एंड नॉट हिस्ट्री, ताकि आप लोग उसका वो मत सोचना। हिस्टेरिसिस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग बिहाइंड मतलब पीछे छूट रहा है। तो यहाँ पे देखो करंट आगे बढ़ रहा है, ये करंट आगे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पीछे छूट रहा है। मैग्नेटिक फील्ड करंट जीरो हो भी गया, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जीरो हो भी गया, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जीरो होने पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी जीरो नहीं हुआ, वो पीछे छूट गया। इस वजह से इसको बोलते हैं लैगिंग बिहाइंड। और इसी पूरे फेनोमेनन को, इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं, रिलेशन को बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व, जो फेनोमेनन होता है उसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस। चलिए सब रिज्वाइन कीजिए अभी।